नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में लगातार 7वें दिन दबाव। निफ्टी 70 पॉइंट गिरकर 24,100 के करीब। हालांकि बैंक निफ्टी ने 57,000 से दिखाया एक रिकवरी का मूड। बैंक मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज नीचे। अमेरिका में चिप शेयर में बिकवाली से आईटी को मिला सपोर्ट। इंडेक्स करीब 1% चढ़कर कर रहा है कारोबार। एचसीएल टेक करीब 2% चढ़कर निफ्टी का टॉप गिनर बना। उधर कोफोर्ज परसिस्टेंट में भी करीब 2% ज्यादा की मजबूती। गिनेस में हुए शुमार। बिग स्टॉक्स में हुआ था आज पूरा एनालिसिस। वहीं ChatGPT शेयर लेक्सो फार्मा करीब 5% दौड़ा। डिफेंस और कैपिटल गुड्स शेयरों में तगड़ी मुनाफा वसूली। करीब 1.5% फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही केमिकल, मेटल और रियल्टी में भी दबाव। वहीं दूसरी ओर एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस शेयरों में हल्की खरीदारी। यूएस में चिप शेयरों में गिरावट से एमएनसी पावर स्पेस का सेंटीमेंट हुआ कमजोर। 3 से 4% टूटकर हिताची और जीई वर्नोवा वायदा के टॉप लूजर्स में हुए शुमार। वहीं सीजी पावर में भी तेज बिकवाली। बिग स्टॉक्स में शेयरों में गिरावट की जताई गई थी आशंका। पीएनजी इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन शेयरों में जोश। अदानी गैस, आईजीएल और महानगर गैस में 3 से 5% तक का उछाल। 1 सितंबर से लागू होगी स्कीम। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ वीरों में साथ राजेश सातपति और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। इसके अलावा रुचित जैन और सचिन गुप्ता भी जुड़ेंगे। फिर बात करेंगे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा से और टेक्निकल से बात होगी कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल से। लेकिन एक नज़र आज के मार्केट एक्शन पर। मार्केट में फिर वही इशू, शुरुआत में डिक्लाइन, फिर लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी। 24,065 का लो था, अभी हम 24,100 पर हैं। बैंक निफ्टी 57,000 तक गया, वहाँ से घूमा, अब 57,165 पर। निफ्टी आईटी अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। हालांकि ऊपरी लेवल से निफ्टी आईटी भी थोड़ा हल्का पड़ा है, लेकिन अभी भी करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर। स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी मूव्स हैं। केन्स टेक अब टॉप गेनर बन चुका है, 3% ऊपर। कोफोज में शानदार मूव है। पेट्रोनेट, पेटीएम, जिंदल स्टील, इन्फो एज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। और गिरने वाले स्टॉक्स में जी वर्नोवा, टीएनडी, एलएनटी फाइनेंस, सीजी पावर, कल्याण ज्वेलर्स और भारत डायनामिक्स। ब्यूरो जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की समरी। अभी मेरे स्क्रीन पे एक स्टॉक की टिक्स आ रही हैं, जरा प्लीज़ एक बार रखिएगा। HDFC बैंक बस जानकारी मात्र के लिए। अच्छा, HDFC बैंक जो है वो डे लो पर है और इस लो के साथ याद रखिएगा इसने अप्रैल फर्स्ट वीक ऑफ 26 उसको भी वायलेट कर दिया है। यानी इसका मतलब अब ये है मार्च 24 के बाद की अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे HDFC बैंक। तो इसका दबाव हम थोड़ा सा देखिए महसूस करते हुए। खैर, अब आपने समरी को समझा छोटी सी। अब आप स्क्रीन पर जो पैनल है वो उससे मुलाकात करता हूँ आपकी। और पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में राजेश सतपति जी, आशीष बहेती जी मौजूद रहेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर रुचित जैन और सचिन गुप्ता जुड़ेंगे। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल, मेरा पहला ट्रेड जो है वो आईएफसीआई पर रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो डेली चार्ट पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक अपसाइड में सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। एंड 79 के आसपास में ब्रेकआउट्स कंफर्म हुए थे और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि वन वे तेजी जो है स्टॉक में बनी हुई है। 82 के आसपास में एट प्रेजेंट करंट प्राइस चल रहा है। मेरे हिसाब से आईएफसीआई में यहाँ से बाय लिया जा सकता है। 79 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अप साइड में 90 रुपए तक के टारगेट्स जो है वो आईएफसीआई में आते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो भी बाइंग साइड में ही रहेगा। स्टॉक का नाम है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में देखें तो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के कंसोलिडेशंस के ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद में लाइक स्टॉक जो है प्राइस स्टॉक प्राइसेस जो है वो ऊपर की लेवल्स पर ही सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं ब्रेकआउट लेवल्स के। मेरे हिसाब से पॉलिसी बाजार में करंट मार्केट प्राइस करीब 1756 के आसपास चल रहा है। यहाँ से बाय लिया जा सकता है। 1720 रुपए का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा और अपसाइड में 1800 रुपए तक के टारगेट्स जो है वो पॉलिसी बाजार में देखने को मिल सकता है। ओके। रुचित, आप क्या ट्रेड पिक करेंगे इस समय? जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, ऑल्दो मार्केट ब्रेथ आज इतना अच्छा नहीं है, बट लेकिन जो निफ्टी के लेवल्स है 24,000 24,100 ये एक अच्छे सपोर्ट जोन है। इसके लिए शॉर्ट्स हम यहाँ पे नहीं देख रहे, मोर और लेस ऐसे स्टॉक्स देख रहे जो
फॉलिंग मार्केट या करेक्टिव मार्केट्स में नहीं गिर रहे हैं। सो दो ऐसे स्टॉक्स है जहां पे लॉन्ग बनाने की सलाह रहेगी, जिसमें से एक है संवर्धना मदरसन। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन डेली चार्ट पे हुआ है, प्राइस अप मूव फॉलोड बाय कंसोलिडेशन ऑफ, और अब फिर से वो ब्रेकआउट के वर्ज पर है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम रह सकता है नियर टर्म में। 167 के नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 181 के आसपास के टारगेट इसमें आ सकते हैं। और पीएनबी हाउसिंग मेरा दूसरा पिक रहेगा, जहाँ पे सिमिलर एक कंसोलिडेशन देखा गया पिछले कुछ दिनों में। ओवरऑल ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है कि फॉलिंग मार्केट में स्टॉक गिर नहीं रहा है, अपने सपोर्ट्स को इंटैक्ट रख रहा है। सो यहाँ पे भी हम नियर टर्म में एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिसेंटली वीकली मंथली पे भी ब्रेकआउट आया है। 1025 के स्टॉप लॉस से पीएनबी हाउसिंग में खरीदारी की सलाह है 1180 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 4 ट्रेड्स इस कार्यक्रम में अब तक हो चुके हैं। उसके बाद आशीष बैती जी, आपके 2 ट्रेड्स। जी विनीत जी, पहला जो ट्रेड रहेगा टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक 10 ने वहां पे सपोर्ट लिया और एक हल्का सा मोमेंटम ऑन द अपसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, तो इस मोमेंटम को चेज करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना है वो 4330 4330 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 4450 4500 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है उन्नो मिंडा, इसमें भी एक शानदार रिकवरी देखने मिली है इंट्राडे में। फिलहाल लाल में था लेकिन अच्छा गेन पिकअप कर रहा है। तो यहाँ 1260 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है 1330 तक के लेवल्स के लिए। ओके, राजेश सातपुते जी, आप बताएं आपकी क्या ट्रेड्स रहेंगे दो इस समय के? अनुज जी, देखिए पहला पिक रहेगा 361। मुझे लगता है 361 वैम में आज अच्छा मोमेंटम है। 1175 के ऊपर बाय है, 1180 चल रहा है, तो 1160 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा करीबन 1200 से लेके 1220 का, तो वो पहला पिक होगा। तो सेकंड पिक विल बी केन्स। केन्स में इनफैक्ट बनाते बनाते बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये, तो 3740 के ऊपर फ्यूचर में ये बाय है। 3700 का स्टॉप लॉस होगा। मेरे हिसाब से इसका आज का स्विंग का टारगेट 3900 प्लस का होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें सारे ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं। अब थोड़ा बाजार को एक बार आंकलन कर लेते हैं और क्या कर रहा है बाजार। जैसे कि मैं कह रहा था आपसे कि एफएमसीजी में थोड़ी सी बाइंग आ रही है, तो कुछ ये ऐसे स्पेस हैं जो कि डाउन से रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। दैट क्लासिकल डिफेंसिव स्पेस निफ्टी एफएमसीजी और हार्ड टिका रहा है। मैंने आईटीज का जिक्र किया, ब्रिटानिया का जिक्र किया, देन अभी मेरे स्क्रीन पर बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो डिहाई पर आके ट्रेड करते हुए इस स्पेस से। और कुछ जो अच्छा कर रहा है उसमें आज अगर आप देखें एक बार हीरो मोटर कॉर्प लेके आइएगा। स्लाइड पुल बैक 10 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी से, बहुत ओवर हीटेड स्टॉक था, कूलिंग ऑफ हुई 4 दिन की प्रॉफिट टेकिंग के बाद एक रीजनेबल पुल बैक। यहाँ पर आपकी राय रुचित, हीरो मोटर कॉर्प 5760 कैसे अप्रोच करना चाहिए? ओवरऑल सेक्टर तो काफी स्ट्रांग है। जो प्राइस अप मूव्स में रिसेंटली हमने वॉल्यूम्स देखे हैं, पुल बैक मूव्स में ऐसे कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। और ये 5650 5700 ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। सो आई थिंक अगर थोड़ा सा डिलीवरी बेस्ड व्यू रखते हैं तो ये रेंज में खरीदारी करनी चाहिए। 5650 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 6000 के तक के पुल बैक मूव्स फिर से इसमें नियर टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा के लिए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। बहुत टफ मार्केट है ये, ट्रिगर्स का अभाव रहा है। ऐसे में आपकी एडवाइस क्या होगी? आपका इस समय व्यू क्या है मार्केट को लेकर? गुड मॉर्निंग अनुज, नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई डोंट नो आप क्यों कह रहे हैं कि मार्केट टफ मार्केट है। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। आप ब्रॉडर मार्केट को देखिए, निफ्टी को देखते रहेंगे तो ऐसी फीलिंग आएगी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में काफी एक्शन है। आपने मार्च क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखे, बहुत अच्छे थे। हमें लग रहा था कि ये गल्फ क्राइसिस की वजह से मार्जिन प्रेशर आएंगे तो जून क्वार्टर्स के नंबर इतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन ब्रॉड मार्केट में अगर देखो तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। इनफैक्ट लार्ज कैप में भी ठीक ही है, इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो स्टॉक पिकिंग अप्रोच अगर अपना के चलते हैं इंडिया की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को देख के, एंड देयर आर सो मेनी थीम्स दैट आर वर्किंग टुडे दैट जस्ट लुकिंग एट द निफ्टी से मुझे लगता है एक इंप्रेशन खराब होती है मार्केट की। लेकिन मैं तो कहूंगा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। हमारे जो फंड्स हैं उन्होंने भी स्टॉक पिकिंग से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो मेरे ख्याल से ये कहना बिल्कुल सही नहीं कि मार्केट टफ है। ऑफकोर्स मार्केट हमेशा टफ रहती है, मार्केट्स का नेचर ये कि वॉलेटाइल रहना है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड तरीके से स्टॉक पिकिंग करते हो, अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हो, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मेरे जी, मैं इसलिए बोला टफ मार्केट क्योंकि अभी
फंड के रिटर्न्स नहीं आ रहे ना। अब आप ही देख लीजिए आपके फंड का क्या रिटर्न रहा होगा पिछले 2 साल का, 3 साल का, कंपेयर टू जो 2022 से 24 का था। तो टफ तो है ना मार्केट। बिल्कुल टफ नहीं है अनुज। आपने पूछा तो मैं जवाब दे देता हूँ। जब हमने स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया था नवंबर 2024 में, तब यही क्वेश्चन आ रहा था कि फंड क्यों लॉन्च कर रहे हो, टफ मार्केट है। हमने बोला देखिए देयर आर एटलीस्ट 800 to 900 स्टॉक्स इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस जहां पे स्टॉकिंग करनी है, और हम वो करेंगे। और आज का मैं कहूं तो मार्केट्स स्मॉल कैप इंडेक्स अगर देखें तो बहुत कम रिटर्न दिया है, 2-3% दिया है रिटर्न्स। लेकिन स्टॉक पिकिंग से हमने जो रिटर्न्स एब्सोल्यूट टर्म्स में जो दिए हैं वो ऑलमोस्ट 20 to 30% रिटर्न्स दिए हैं। तो मैं जैसे कह रहा था ब्रॉड मार्केट में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, और इंडिया की जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो तो है ही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खाली निफ्टी 50 नहीं देखना चाहिए, हमें एनएससी 500 देखें, या तो स्मॉल कैप इंडेक्स देखें, मिड कैप इंडेक्स। ब्रॉडर इंडेक्सेस इज आई थिंक मेरे ख्याल से जो इकोनॉमी की इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो एनएससी 500 में ज्यादा दिखती है, न सिर्फ एनएससी 50 निफ्टी 50 में। तो इस तरह से मैं कह रहा था कि अपॉर्चुनिटीज है। मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी का जो नेचर है वो हमें एज इन्वेस्टर्स अपनाना चाहिए, और उससे हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। क्योंकि जब डिसअपॉइंटमेंट होती है, जब मार्केट साइडवेज लंबे समय तक जाती है, तभी लोग गिव अप करके मार्केट से निकल जाते हैं। बट यही तो टाइम था कि जब हम पोर्टफोलियो बनाए। नहीं बिल्कुल, वैसे एक बात है, ये मैं जरूर कहूँगा, मैं देख रहा था आपका 1 साल का रिटर्न 33% का रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज 13% की है, और 6 महीने का भी आपका रिटर्न स्मॉल कैप फंड का 29% है, कैटेगरी एवरेज 18% है। तो ऑब्वियसली ये बात खैर आप कह सकते हैं, और आपके फंड जो इन्वेस्टर्स हैं आई थिंक वो खुश होंगे आपकी परफॉर्मेंस से। वीरू बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी मिहिर जी की स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को समझते हैं। आपका वो ट्वीट देखा था मैं, बड़ा खूबसूरत सा, आर यू रेडी टू डिस्कवर द गोरिल्ला स्टॉक्स दैट विल डोमिनेट द नेक्स्ट डिकेड। क्या है मिहिर जी, समझाइए इसको थोड़ा सा। तो वीरू, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये मेरे हार्ट को काफी क्लोज टॉपिक है। ये हमारी बेसिकली ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो एसेंशियली हमारा संक्षिप्त में कहूं तो फिलोसफी ये है कि जो मार्केट ग्रोथ स्टॉक को जिस तरह से वैल्यू करती है, वो सिर्फ पी या पीजी वगैरह रेशियो से नहीं देखना चाहिए, टर्मिनल वैल्यू से देखना चाहिए। और उसके सबसे बड़ा जो फैक्टर टर्मिनल वैल्यू को डिटरमिन करता है, वो ये कॉल लेने से होता है कि ये स्टॉक जो हाई ग्रोथ पे स्टॉक या सेक्टर हाई रेट ऑफ ग्रोथ पे ग्रो करने की क्षमता रखता है, उसकी जो ग्रोथ रेट की जो पाथ है, उसकी जो ड्यूरेशन है, वो कितनी लंबी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगले साल या 2-3 साल में 30 या 25 या 40% का ईपीएस ग्रोथ अगर कोई स्टॉक दिखाता है तो अच्छी बात है, लेकिन वैल्यूएशन में उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम है। वैल्यूएशन में ये ज्यादा डिसाइड करना बेटर है, इंपॉर्टेंट है कि ये जो 40 नहीं लेकिन 15 या 20 या 25% ग्रोथ, क्या ये 10, 15, 20 साल तक ग्रो कर सकता है। और मार्केट जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स को है इस तरह से वैल्यू करता है, और जो आज की जो मार्केट कैप है उसकी 70 to 80% वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ से आती है, न कि नेक्स्ट 2 या 3 साल के। हम 2 या 3 साल का फोकस करते रहते हैं, कितनी ग्रोथ आएगी, ये है वो है, लेकिन मार्केट ये नहीं देखता। मार्केट लेंथ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द ग्रोथ पाथ उसको देखता है। तो ये हमारी जो कोर फिलोसॉफी है विच इज कॉल्ड टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की वैल्यू ज्यादा होती है, शॉर्ट टर्म की कम होती है। और उसकी वजह से ऑप्टिकली कभी कभी ये लगता है कि ये स्टॉक का FY28 या FY29 के बेसिस पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मार्केट ये कह रही है आपको कि ये सेक्टर या ये स्टॉक लंबे समय तक ग्रो करेगा हाई ग्रोथ रेट्स पे। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की वैल्यू हम ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए आज का जो अगर पी देखे तो ज्यादा दिखता है। ये क्रक्स ऑफ द मैटर है। गोरिल्ला स्टॉक्स हम इसे कहते हैं क्योंकि जो गोरिल्ला है वो एक तो रेयर है, इतना इजी फाइंड करने का नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं फाइंड करना, ढूंढना इजी नहीं होता है। तो एक तो रेयर हो गया गोरिल्ला। सेकंड इज, ऐसे स्टॉक्स जब लंबे समय तक ग्रो करते हैं तो वो अपनी कैटेगरी में लार्ज एंड डोमिनेंट हो जाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा गोरिल्ला सबसे बड़ा मंकी है, सबसे डोमिनेंट मंकी है जंगल में, उससे कोई जो मैं कहूंगा पंगा नहीं लेता सो टू से। तो दे बिकम लार्ज एंड डोमिनेंट इन दैट कैटेगरी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है गोरिल्ला की, वो ये है कि गोरिल्ला की जो आयु है, द लाइफ ऑफ अ गोरिल्ला इज द लॉन्गेस्ट अमॉन्ग्स ऑल द मंकीज। और जैसे मैंने कहा, हम अपने स्टॉक्स की
जो ग्रोथ पाथ है उसकी लेंथ कितनी बड़ी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी एज कितनी है, ये लंबे समय तक ग्रो कर सकता है कि नहीं, 10 15 20 साल तक पोटेंशियल लगता है, तो वो गोरिल्ला स्टॉक हो जाता है। तो रेयर, डोमिनेंट एंड लॉन्गेस्ट लाइफ ऑफ ग्रोथ, इसलिए हम कहते हैं वी वांट टू फाइंड गोरिल्ला स्टॉक्स। ओके, अच्छा, ये आपके गोरिल्ला स्टॉक्स को मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ, ठीक है। क्या ये ज़रूरी है कि हम इसमें अक्रॉस द ऑल सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स में जाएं, उसको बाइसेक्ट करें, उसमें स्टॉक पिक करें, या फिर एक काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? आई मीन, वो स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या किसी पर्टिकुलर ग्रुप में भी हो सकती है? फॉर इंस्टेंस आज की तारीख में हम मिड कैप आईटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, आज का डिस्कशन जो है वो लार्ज कैप आईटी पे नहीं है। कुछ ऐसा होता है स्वरूप आपकी गोरिल्ला इन्वेस्टिंग का क्या? तो अपॉर्चुनिटीज तो अलग अलग सेक्टर में होती है, लेकिन वीरू, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि थिंग्स चेंज। जो 15 साल 20 साल पहले के जो इक्वेशंस थे, 10 साल पहले के जो स्टॉक्स और सेक्टर्स थे, जो एट दैट पॉइंट इन टाइम उभरते हुए इमर्जिंग स्टॉक्स थे, वो चेंज होते रहते हैं। तो अगर हम एक बड़ा सबसे बड़ा एग्जांपल अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का लें या तो आईटी कंपनीज का लें, ये दो बड़े सेगमेंट है जो निफ्टी को आज ड्रैग कर रहे हैं। अब 2 साल से हम देख रहे हैं कि ये दो सेक्टर्स निफ्टी 50 खास करके लार्ज कैप सेगमेंट में ये सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन एक जमाने में आईटी भी बहुत बहुत लंबी समय तक ग्रो कर रहा था। सो 90s से लेके 2010-15 तक ये हाई ग्रोथ सेक्टर था, लेकिन अब नहीं है। तो थिंग्स चेंज। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जब आई पहली बार 2001-2002 में, जब लिस्टिंग हुई बड़ी बड़ी फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तब वो छोटी थी, बट लेकिन उनमें गोरिल्ला बनने की क्षमता थी और आज वो गोरिल्ला बन गए हैं। लेकिन अब ये सेक्टर मैच्योर हो चुका है। तो हमें हमेशा जो है आगे देखना है कि अब कौन से सेक्टर्स हैं जो 10 15 20 साल तक ग्रो करेंगे, उस तरह का फ्रेमवर्क रख के चलना चाहिए। तो सेक्टर ऐसा नहीं है कि यही सेक्टर चलेगा वही सेक्टर चलेगा। वी हैव टू बी डायनेमिक एंड वी हैव टू बी अलर्ट कि भाई ट्रेंड्स किस तरह से जा रहे हैं। आज अगर एआई है तो वो बड़ा नया ट्रेंड है, तो क्या एआई लिंक थीम जो है वो 20 साल तक चल सकती है? मेरे ख्याल से चल सकती है। डिफेंस जो है फॉर एग्जांपल नया सेक्टर उभर रहा है इंडिया में, क्या ये 10-20 साल तक ग्रो कर सकता है? कर सकता है। तो नए नए स्टॉक्स, नए नए सेक्टर्स हमेशा इमर्ज होते हैं। सो एज ए इन्वेस्टर यू नीड टू एडजस्ट टू दैट रियलिटी। ओके, अच्छा, ये वैसे मैं तो बार बार आपका फंड का रिटर्न देख रहा हूँ। वो ये ऐसे क्या स्टॉक्स आपने पिक कर लिए थे? क्या अल्फा जो इतना ज़बरदस्त अल्फा जनरेट हुआ, और यहाँ से और मतलब कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी लग रही है? नेक्स्ट गोरिल्ला, पिछला गोरिल्ला तो हो गया, अगला गोरिल्ला कौन सा है? अगला गोरिल्ला मेरा ही पोर्टफोलियो है, बिकॉज हम तो हर महीने फुल पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करते हैं। तो आपको तो पता ही है पोर्टफोलियो में क्या है पिछले 2-2.5 साल से, जब से हमने फंड चालू किया है। तो इट्स बट आई वुड से इन जनरल जो हमारा पोर्टफोलियो रहता है, उसकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, बट वैसे मैंने जैसे कहा कि व्यू तो लॉन्ग टर्म से लेते हैं हम, लेकिन इवन नेक्स्ट 2 to 3 years का अर्निंग्स ग्रोथ देखें तो वो मार्केट इंडाइसिस से ऑलमोस्ट डबल है। तो अगर इंडेक्स 10-15% पे ग्रो कर रहा है अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस में, तो हमारा पोर्टफोलियो 30+% अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो दैट्स वन। कमेंसुरेटली अगर आप हमारे पोर्टफोलियो का नेक्स्ट 2 साल का अर्निंग्स के ग्रोथ बेसिस पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें, वो भी आपको इंडस्ट्री से या बेंचमार्क से ज्यादा लगेगा, बट दैट इज बिकॉज देयर इज मच हायर अर्निंग्स ग्रोथ देन द बेंचमार्क। सो हमारा जो ग्रोथ अप्रोच है दैट इज व्हाट्स हेल्पिंग अस। एंड हमने देखा है कि इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट। जैसे मैंने अभी भी कहा कि नए नए सेक्टर्स, सब सेक्टर्स हमेशा उभरते हैं, नए नए स्टॉक्स उभरते हैं। तो पिछले हमारी जो 2.5 साल की जर्नी है, उसमें मैं कहूँगा सबसे बड़ा योगदान परफॉर्मेंस में रहा है इंडस्ट्रियल्स का। उसमें पावर, रिन्यूएबल्स, डिफेंस, डेटा सेंटर लिंक जो कैपेक्स थीम है, उसमें वी पिक गुड स्टॉक्स, तो वहां हमारी अच्छी अल्फा बनी। सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर आई वुड से इज इन द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस, जहां पे ऑटो और खास करके ऑटो एंसिलरीज में हमारे अच्छे स्टॉक पिक हुए हैं और उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हमें। एंड थर्ड इज फार्मा और केमिकल्स में भी हमने अच्छे स्टॉक्स पिक किए हैं जहां पे अल्फा आई है। तो मेरे ख्याल से we have been focusing on the emerging growth sectors and picking those stocks, especially in the mid cap and small cap space. वहां से हमारी अल्फा अच्छी जनरेट हुई है। ओके, इनफैक्ट मैं देख रहा था आपके पोर्टफोलियो में जो एक नेम स्टैंड आउट कर रहा है वो है लॉरस लैब्स। इनफैक्ट लॉरस लैब्स, कुफोज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने आपके लिए अच्छा अल्फा जनरेट किया है।
जो नीश इन्होंने अपने सेक्टर्स में जनरेट किए हैं, चाहे लोरस हो या कुफोज हो, आपको लग रहा है ये आगे भी इंटैक्ट रहेगा? हाँ, अभी तो काफी सारी जो हमारी मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो क्षमता रखती हैं कि लार्ज कैप भी बन जाएंगी इन ड्यू कोर्स, क्योंकि सबसे बड़ा जो हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ऑफ कोर्स जो मैंने फ्रेमवर्क एक्सप्लेन नहीं किया, बट हम बेसिकली तीन चीज जब होती हैं तो एक गोरिल्ला स्टॉक बनता है। एक तो मेगा ट्रेंड्स, जो इकोनॉमिक मेगा ट्रेंड्स है वो आपके टेलविंड में होने चाहिए, तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग में है ही। फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है। सेकंड इज इंटेंजिबल्स, क्या ये कंपनीज के पास टेक्नोलॉजी, ब्रांड इक्विटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस तरह के अगर मोड्स हैं तो वो कंपनी लंबे समय तक ग्रो कर सकती है विदाउट कंपटीशन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं कहूंगा अनुज के, हंगर फॉर ग्रोथ जो प्रमोटर या मैनेजमेंट में होनी चाहिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जब तीन चीजें आती हैं, मेगा ट्रेंड्स, इंटेंजिबल्स एंड हंगर फॉर ग्रोथ, लीडरशिप जो कहते हैं LIM लीडरशिप, तो अब जाके एक हाई टर्मिनल वैल्यू विथ अ लॉन्ग ग्रोथ पाथ बनता है। तो इस तरह के हम ट्रेंड्स देखते हैं हमारे स्टॉक्स में। अच्छा मिहिर जी, चर्चा का विषय में आज की तारीख में न्यू एज स्टॉक्स बहुत रहते हैं। आपके पोर्टफोलियो का अगर आप देखें या मेरे पोर्टफोलियो का, किसी के भी पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण अंश होल्ड करते हैं। उस गोरिल्ला स्टॉक्स के थीम के अंतर्गत ये कहाँ फिट होते हैं? आप किन कंपनियों पे फोकस कर रहे हैं जो कि कैश काफ़ी बर्न कर रही हैं बट अपना काफ़ी बड़ा मार्केट क्रिएट कर चुकी हैं? आपकी थीम ये न्यू एज स्टॉक्स में, उसकी रीडिंग में, उसके आकलन में, उसके सिलेक्शन में क्या है? तो ये न्यू एज स्टॉक्स है वो हमारे जो हाई टर्मिनल वैल्यू गोरिल्ला इन्वेस्ट में परफेक्टली फिट होती हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि ये स्टॉक लंबे समय तक टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रो करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द न्यू एज कंपनीज, वैसे आपने कहा कैश बर्न, लेकिन हमारी जो पोर्टफोलियो कंपनीज है मोस्ट ऑफ देम आर नाउ प्रॉफिटेबल। IPO के टाइम पे शायद कैश बर्न कर रही थी, लेकिन अब तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव टर्न्ड प्रॉफिटेबल एंड रैपिडली इंक्रीजिंग द मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो फेज भी चला गया है कैश बर्न वाला। लेकिन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि ये कंपनी लंबे समय तक ग्रो करनी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? जैसे मैंने बोला मेगा ट्रेंड्स, तो न्यू एज कंपनी में टिपिकल मेगा ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग होता है, लेकिन ब्रॉडली अगर देखें तो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज हो रही है, ऑफलाइन टू ऑनलाइन हो रही है ट्रेंड, एंड फॉर एग्जांपल ब्रांडेड से इनफैक्ट ओन ब्रांड्स तक भी जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है कंपनीज, दे आर डिसरप्टिंग द एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जिस्टिंग मार्केट कंज्यूमर का फॉर एग्जांपल देखें तो बहुत बड़ा है, और ये मार्केट में ये लोग धीरे धीरे करके अपना शेयर बढ़ा रहे हैं। और अब तो अभी भी इनका जो शेयर है वो लेस देन 5% है इन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में देखूंगा तो क्या ये लेस देन 5% कैटेगरी का जो शेयर है उनका 5% से 10%, 20% हो सकता है 10-20 साल में? डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज मार्केट और टेक्नोलॉजी उस तरह जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है वो साइड पे जा रहे हैं। तो 10 साल का, अगर 20 साल का हमें ग्रोथ पाथ दिखता है, तो फिर ये इनकी जो टर्मिनल वैल्यू है बहुत हमेशा हाई रहेगी। जो मार्केट्स विल स्टार्ट लुकिंग एंड ऑलवेज लुकिंग एट द लॉन्गर टर्म पोटेंशियल ऑल्सो। दैट्स वाई जो न्यू एज कंपनीज है टिपिकली हमें देखते हैं कि हमारी जो लीडरशिप, इंटेंजिबल्स और मेगा ट्रेंड्स वाला जो फ्रेमवर्क है गोरिल्ला इन्वेस्टिंग के फ्रेमवर्क में बहुत अच्छी तरह से बैठती है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिहिर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना व्यू रखने के लिए हमारे सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार में आज दो दमदार लिस्टिंग हुई हैं। बिहारी लाल इंजीनियरिंग 63% प्रीमियम पर, शिप रॉकेट 35% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। रखिएगा जरा दोनों IPOs, और इनफैक्ट उसके बाद और गेंस हुए हैं यहाँ पर। क्या रिस्पॉन्स रहा इन कंपनीज के IPO का, ये जानते हैं आशीष से। आशीष, काफ़ी शानदार लिस्टिंग दोनों। बिल्कुल, बहुत शानदार लिस्टिंग है, और इन दोनों कंपनीज के बारे में हमने बड़े विस्तार से एनालिसिस करके बताया भी था। और प्राइमरी मार्केट्स में आप देखें ना तो ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छी बात ये होती है कि लिस्टिंग बढ़िया हो और उसके बाद भी स्क्रीन पर गेंस बने तो मज़ा आता है। अब इन कंपनीज को रिस्पॉन्स सब्सक्रिप्शन के लिहाज से देखें तो बड़ा शानदार है। इनका फाइनेंशियल एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर दिया। अब शिप रॉकेट की आप बात करें तो इशू प्राइस था 97, अब देखिए भाव चल रहा है 137 रुपये के करीब। और ओवरऑल आप देखें तो क्या ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला था। तकरीबन आप यही समझ लीजिए कि 99.38 टाइम्स, ये मैं आपको प्रिसाइज आंकड़ा बता रहा हूँ, जहाँ पर QI
QIB कैटेगरीज में 122.8 टाइम्स, HNI में 89 टाइम्स। रिटेल की तरफ से रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त आपको देखने को मिला, ऑलमोस्ट 46.5 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर रहा। और इनफैक्ट शिपरॉकेट में तो खास बात है क्योंकि एम्प्लॉयज़ कोटा था, तो वहाँ पर भी आप देखें तो 55.5 टाइम्स सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। और लिस्टिंग के तो क्या ही कहने, स्क्रीन पर चार्ट लगातार आ ही रहा है। भाव आप देख रहे हैं अब तो 137 के भी पार जाता हुआ शिपरॉकेट में बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो बिहारी लाल इंजीनियरिंग, यहाँ पर इस IPO की भी हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी। इशू प्राइस था 285 का, अब भाव देखिए अब आ गया 508 रुपये के पार जाता हुआ, बड़े गेंस यहाँ पर देखने को मिले। और ओवरऑल आप देखें तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 108.44 टाइम्स का देखने को मिला, जहाँ पर QIB कैटेगरी में 165.33 टाइम्स, HNI कैटेगरी में 165.32 टाइम्स और रिटेल की तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 53.27 टाइम्स का रिस्पॉन्स यहाँ पर रहा। तो प्राइमरी मार्केट्स में जहां पर वैल्यूएशन का कंफर्ट है, निवेशकों को ग्रोथ नजर आ रही है, बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग आज के दोनों स्टार स्टॉक्स हैं ये। जी शानदार लिस्टिंग आप देखें तो शिपरॉकेट और बिहारी लाल। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। इस बीच मार्केट्स एट डे लो, निफ्टी इस वक्त 24066 पर, मॉर्निंग स्विंग लो जो तो करीब करीब 9:37 पर हमने क्रिएट किया था उसको स्ट्राइक करता हुआ। चलिए अब एक थोड़ा सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे समझ लेते हैं और इस पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहज अग्रवाल कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। सहज गुड मॉर्निंग। सहज, टेक्निकली बाजार की पिक्चर ठीक नहीं है, आप शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं क्या? शॉर्ट्स कहाँ ओपन कर रहे हैं और आपका इस वक्त का स्टॉक स्पेसिफिक व्यू? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट निफ्टी ने क्रिटिकल लेवल तोड़ा है 24,150 जो एक्सपायरी का कल का लो भी था और अगस्त सीरीज में हम ये लेवल को ट्रैक कर रहे थे। इसके लिए आई थिंक मार्केट में थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आया है। मेरा ये सजेशन है आज का यदि क्लोजिंग यहाँ पे रहता है 24,150 के नीचे तो अगले कुछ दिन हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए बिकॉज सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। हैविंग सेड दिस, जो आपने बताया कि यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, आई थिंक मिक्स्ड बैग है थोड़ा क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि मिड कैप स्पेस में फिर भी उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। दो अपॉर्चुनिटीज अच्छी लग रही है, एक L&T ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से शॉर्ट करने जैसा लग रहा है जहां पे 4100 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पे काफी दिन से वो लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। करंट प्राइस पे इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे की तरफ में 3950 तक का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। साथ ही साथ में अगेन क्योंकि मिड कैप स्पेस में मिक्स्ड एक्शन है, एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है BEL। आई थिंक ये सेक्टर काफी एक्शन में रहा है और करंट जो हमारी ओवरऑल सिचुएशन है वो भी सेक्टर को काफी फेवर कर रहा है। तो BEL करंट भाव पे आपको बाय करना है, 399 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ में 430 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट हमें इसमें नजर आ रहा है। इसमें एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, उसके बेसिस पर हमने ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी है जो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। तो सेकंड अपॉर्चुनिटी BEL में। चलिए ट्रेड्स पूरी हो गई, एकदम फोटो फिनिश रहा। सहज बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय का भाव है तो आज यहीं पर इन कॉल्स को हम वाइंड अप करेंगे। मार्केट जैसा वीरू ने कहा अब वापस डे लो के करीब, इनफैक्ट फ्रेश डे लो पर हैं हम और मार्केट ब्रेथ भी थोड़ा डिक्लाइंस के फेवर में। इस शो को समेट रहे हैं, इसके बाद श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।